हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका मास एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक बार फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगले कड़ी में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात किए, मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात किए, नर्स समीकरण को लिखने का भी बात किया कि नर्स समीकरण क्या है। आज हम लोग डेनियल सेल बनाएंगे और डेनियल सेल के ईएमएफ को नर्स समीकरण का उपयोग करते हुए लिखेंगे। नर्स समीकरण का उपयोग करते हुए हम लोग डेनियल सेल को लिखेंगे। तो आइए डेनियल सेल का डेनियल सेल का ईएमएफ, डेनियल सेल का ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अर्थात विद्युत वाहक बल। तो डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल जो लिखा जाएगा वो विद्युत वाहक बल कैसे लिखा जाएगा, आइए उसको हम लोग ध्यान देते हैं। विद्युत वाहक बल को लिखने के लिए डेनियल सेल को आप सभी लोग ऐसे व्यक्त करते हो, जेड एन डाई पॉजिटिव एक्वस साल्ट ब्रिज लगाते हो, Cu डाई पॉजिटिव एक्वस अर्थात जली लेते हो और ये Cu लगाते हो। ठीक है, ये सब सिखा चुके हैं आपको, बता चुके हैं आपको। किसी भी गैल्वेनिक सेल को व्यक्त करते समय आप क्या करोगे, धातु की क्षण, उसके आयन का विलयन, उन दोनों को अलग करने के लिए सिंगल खड़ी लाइन, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का प्रयोग करते हैं, और दो विलेनों को अलग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, साल्ट ब्रिज का प्रयोग करते हैं। आपको पता है जब गैल्वेनिक सेल ऐसे आप लिखते हो तो इसमें एक आईयूपीएसी का जो कन्वेंशन है, जो विचारधारा है, जो एक नियम है, उस नियम के तहत हमें इसे क्या समझना है, राइट साइड वाले को क्या समझना है, कैथोड। ठीक, इसे कैथोड समझना है और लेफ्ट साइड वाले को क्या समझना है, एनोड समझना है। ठीक है, ये कैथोड और एनोड आपके पास हो गया। अब कुछ करना नहीं है, आप सभी लोग बस सिंपल सी बात ध्यान देना कि हम सभी लोग यहाँ पर एनोड की होने वाली रासायनिक अभिक्रिया और कैथोड की होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे। बच्चों ये ध्यान देना, एक गैल्वेनिक सेल जब आप बनाते हो तो वह दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। दो अर्ध सेल, एक को कहते हैं एनोड अर्ध सेल और एक को कहते हैं कैथोड अर्ध सेल। एनोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहते हैं और कैथोड पर होने वाली अर्ध अभिक्रिया को अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एनोड पर और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैथोड पर। ठीक, जब दोनों हाफ सेल को, अर्ध सेलों को जोड़ देते हैं, दोनों विलेनों को जोड़कर एक सर्किट जब पूरा कर देते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह उत्पन्न होता है, प्रवाह शुरू हो जाता है और इस तरीके से एक गैल्वेनिक सेल हमारा बन जाता है। अब पूरे सेल के लिए हमें नर्स्ट के समीकरण को लिखने का तरीका सीखना है। ठीक है, लिखने का तरीका सीखना है। माय डियर्स, एक बात ध्यान देना, जब दो अवयवों का ऑक्सीकरण विभव दिया गया हो तो पूरे सेल
का विद्युत वाहक बल निकालते समय एनोड का विभव, इलेक्ट्रोड विभव और कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव को जोड़ देंगे आप, ऑक्सीकरण विभव दिया गया हो तो। और जब मानक अपचयन विभव दिया गया हो दोनों का, मानक अपचयन विभव दिया गया होगा दोनों का, तब आप क्या करेंगे, कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को घटा देंगे। ये बात आप ध्यान रखना इसमें कि दिया क्या है, ऑक्सीकरण विभव दिया है या अपचयन विभव दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहां पर ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दो बातें हम आपसे करेंगे। तो आइए यहां जो अभिक्रिया हो रही है इसकी बात करते हैं। इसमें कितने अर्धसेल हैं, 2 अर्धसेल हैं और दोनों अर्धसेल का मैंने नाम बताया और दोनों पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के बारे में भी बताया मैंने। तो अब यहां पहला लेंगे आप एनोड हाफ रिएक्शन, एनोड हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो जब एनोड हाफ रिएक्शन लिखेंगे तो जेडीएन ये क्या कर रहा है, ऑक्सीकृत होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, जिसे बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये आप उपयोग में लाओगे। ठीक, अब इसके लिए नर्स्ट का समीकरण अप्लाई करोगे तो लिखोगे ई जेडएन, जेडएन डाई पॉजिटिव। ठीक है, डाई पॉजिटिव इसमें बदल रहा है, इज इक्वल टू ई नॉट जेडएन, जेडएन डाई पॉजिटिव माइनस 0.059 अपान एन। यह मान कहां से आया है, पीछे बताया जा चुका है। जब हम आर का मान, जी का मान और फैराडे स्थिरांक का मान ये सब रख करके हल करते हैं तो ये वैल्यू आती है। और एन क्या है, किसी अभिक्रिया में परिवर्तित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, परिवर्तित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब यहां पर लगाएंगे हम लॉग राइट अपॉन लेफ्ट, तो जेड एन का डाई पॉजिटिव अपॉन जेड एन और बेस पर क्या है 10 है। अब आपको ये पता है कि चूंकि जेड एन बराबर क्या होता है 1, ठोस का सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास हम क्या मानते हैं, स्वेच्छा से 1 मानते हैं, तो 1 हो गया। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ई जेड एन डाई पॉजिटिव बराबर ई नॉट जेड एन डाई पॉजिटिव माइनस 0.059 अपॉन एन log of जेड एन डाई पॉजिटिव। चलो इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक है, अब आप क्या करो, कैथोड वाला ऐसे बहुत ही सिंपल माइंड का प्रयोग करिए आप। अब आप कैथोड वाला लीजिए। सेकंड नंबर क्या होगा, कैथोड हाफ रिएक्शन, कैथोड हाफ रिएक्शन। तो कैथोड हाफ रिएक्शन, अब उसको लिखोगे तो क्या होगा, Cu डाई पॉजिटिव, ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बदलेगा Cu में, इसे क्या बोलेंगे आप, रिडक्शन हाफ रिएक्शन।
अपचयन अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अब उसके बाद इस पर नर्स्ट के समीकरण को लगाएं। क्या लिखेंगे? ई सी यू डाई पॉजिटिव सी यू, ठीक। अब बराबर ई नॉट सी यू डाई पॉजिटिव माइनस 0.059 अपॉन एन, राइट अपॉन लेफ्ट, तो सी यू अपॉन सी यू डाई पॉजिटिव, चूंकि सी यू बराबर क्या? 1, तो क्या हो जाएगा? ई सी यू डाई पॉजिटिव सी यू बराबर ई नॉट सी यू डाई पॉजिटिव सी यू माइनस 0.59 एन लॉग ऑफ 1 अपॉन सी यू डाई पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे आपने लिख दिया। अब आप क्या करोगे? इसको अगर ले जाओ ऊपर तो वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, या नेगेटिव है, क्या लिख सकते हो आप? ई सी यू बराबर ई नॉट सी यू डाई पॉजिटिव सी यू प्लस 0.059 एन लॉग ऑफ सी यू डाई पॉजिटिव। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। किसी भी गैल्वानिक सेल का जब हमें विद्युत वाहक बल निकालना होता है, दोनों अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोड विभवों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। समीकरण 1, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, 1 में 2 को जोड़ना है, ठीक है। अब जोड़े आप ई जेड डाई पॉजिटिव प्लस ई सी यू, इधर देखिए ई नॉट जेड एन डाई पॉजिटिव माइनस, क्या माइनस है? क्या? 0.059 एन लॉग ऑफ जेड एन डाई पॉजिटिव प्लस, जोड़ना है आपको, तो प्लस तो क्या करोगे? ई नॉट सी यू डाई पॉजिटिव सी यू, ठीक, यहां प्लस है 0.059 एन लॉग ऑफ सी यू डाई पॉजिटिव। पूरे सेल का हमें निकालना है। चलो, अब ये ई जेड एन डाई पॉजिटिव सी यू डाई पॉजिटिव सी यू, ई नॉट जेड एन डाई पॉजिटिव, ये वैल्यू प्लस है, इसका प्लस कर दीजिए, ई नॉट सी यू डाई पॉजिटिव सी यू, ठीक है, ये वैल्यू हो गया। उसके बाद अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि ये माइनस है, उधर ले जाओ, प्लस है, प्लस कर दो, क्या हो जाएगा? 0.059 अपॉन एन, ठीक है, दोनों को बाहर कर लो, लॉग जेड एन, लॉग आपका सी यू, लॉग सी यू डाई पॉजिटिव माइनस लॉग जेड एन डाई पॉजिटिव। अब उसके बाद इतना पूरा क्या हो जाएगा? इसको बोलोगे ई सेल, इसे क्या बोलोगे? ई नॉट सेल प्लस 0.059 लॉग ऑफ सी यू डाई पॉजिटिव अपॉन जेड एन डाई पॉजिटिव। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.059
n log of Zn डाई पॉजिटिव अपॉन Cu डाई पॉजिटिव, और लिमिट बदल दिया हमने। ये डेनियल सेल के विद्युत वाहक बल या सेल पोटेंशियल को निकालने का फार्मूला आपके पास हो गया। माय डियर्स, एक बात ध्यान देना, बस मात्र एक बात, क्या ध्यान देना है? यदि Zn एक्टिव मास बराबर Cu एक्टिव मास बराबर क्या हो जाए, 1 मोल पर लीटर हो जाए, तब ऐसी स्थिति में ये पूरा मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तब ई सेल जो होगा वही ई नॉट सेल कहलाएगा, अर्थात ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब कभी भी मोलर सांद्रता क्या हो जाए, मोलर सांद्रता आयनों की 1 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो विद्युत वाहक बल है सेल का, वही उसका मानक विद्युत वाहक बल कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों, आप कोई भी गैल्वानिक सेल दिया गया हो, आप आराम से इसकी गणना कर सकते हो, आराम से इसकी गणना कर सकते हैं, आपके द्वारा वो किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई भी सेल दिया जाए, किसी भी सेल की बात किया जाए, तो आप जरा ध्यान देना, पूरे डेनियल सेल का जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, पूरे डेनियल सेल में वो रासायनिक अभिक्रिया ये होती है प्लस Cu। ठीक, डेनियल सेल की रासायनिक अभिक्रिया यही है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो आप जरा देखो, यह मान 1, यह मान 1, आपने इतना अपान इतना लिखा है, इतना अपान ये लिखा हुआ है, आपके ऊपर समीकरण में रखा हुआ है, इतना अपान ये किया हुआ है। तो इसका मतलब हो गया कि इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो दो इलेक्ट्रोडों के विभवांतर, दो इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर जो होता है, वही विद्युत वाहक बल कहलाता है, विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं इतना अपान इतना की बात करूं, तो उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, उसी को नाम देते हैं सामस्थिरांक। क्या नाम देते हैं, सामस्थिरांक। अतः आप ये कह सकते हो कि चूंकि Zn डाई पॉजिटिव, Cu डाई पॉजिटिव बराबर इसे कहते हैं Kc, इसलिए E सेल बराबर E नॉट सेल, E नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n, और ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ Kc। तो ये विद्युत वाहक बल और सामस्थिरांक के बीच संबंध की बात आई। ये मैंने इस एग्जांपल में, अगर कभी भी आपसे पूछता है कि विद्युत वाहक बल और सामस्थिरांक के बीच क्या संबंध है, तो संबंध आपके पास से रखा हुआ है, ऐसे आप दिखा सकते हो कोई भी उदाहरण लेकर के। अगर आप समान तौर पर लिखना चाहते हो, उसके लिए ऐसा भी है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, यहां पर आपको ध्यान देना है 2.303 RT अपान NF लॉग ऑफ Kc। ऐसा भी आपके द्वारा लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है RT और F के मान को यहां रख करके हम सब लोग इसको 0.059 वैल्यू को निकाला गया है, और ये हमारे पास हो गया नर्स समीकरण किसी भी गैल्वानिक सेल के लिए। कोई भी गैल्वानिक सेल आपके पास हो, इसी तरीके से आपके द्वारा लिखा जाएगा। बस मैंने आपको क्या बोला कि अगर ऑक्सीकरण विभव दिया गया होगा, दोनों को जोड़ेंगे, और अपचयन विभव दिया गया होगा तो राइट में से लेफ्ट को घटाएंगे, राइट में से लेफ्ट को घटाएंगे, मतलब कैथोड में से एनोड को क्या कर देंगे, आप घटा देंगे, कैथोड में से एनोड को आप घटाएंगे, ये ध्यान देना है। अब आगे के टॉपिक में, आगे का जो टॉपिक है उस पर जो हम लोग बात करने चल रहे हैं, वह बात है चालक क्या होता है, विद्युत चालक किसे कहते हैं, विद्युत चालक कितने प्रकार के होते हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो टॉपिक है
विद्युत चालक। इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, विद्युत चालक इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे पदार्थ जिनमें या जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, अर्थात विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकती है, उन्हें चालक कहते हैं। तो आप सीधे से लिख सकते हो ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने से होकर प्रवाहित होने देते हैं, विद्युत चालक कहलाते हैं। ये है कहानी चालक की। अब चालक दो प्रकार के होते हैं। चालक दो प्रकार के, एक को कहते हैं धात्विक चालक। धात्विक चालक, मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये तो अंग्रेजी हो गया इसका। इनमें चालकता इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक। दूसरे लोग क्या हैं? उनको बोलते हैं विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इनमें चालकता आयनों के कारण होती है। इनमें चालकता आयनों के कारण होती है। आयनों के कारण होती है। अब देखिए जी, विद्युत अपघट ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर क्या होते हैं? अपने आयनों में टूट जाते हैं। और यदि उनके जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, प्रवाहित होती है, और उसके पीछे कारण है ये आयन विद्युत धारा को प्रवाहित करने में मदद करते हैं। ठीक, अगर कोई विद्युत अपघट्ट है, उसको जल में न घोला जाए, उसको गला दिया जाए, उसके गलनांक पर गर्म करके उसे गला दिया जाए, तो उसमें उपस्थित लैटिस टूट जाती है। लैटिस टूटने के कारण आयन मुक्त हो जाते हैं, और जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा आसानी से प्रवाहित होती है। जैसे अगर नमक की बात किया जाए, नमक का आप पैक लेकर आओ और उसमें धारा को प्रवाहित करो तो धारा प्रवाहित नहीं होगा।
लेकिन कुछ समय के बाद नमक को खुला छोड़ दीजिए, उसके बाद धारा को प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित होगी क्योंकि वहां आयन बनेंगे। कारण यह है कि नमक वायुमंडलीय नमी को अवशोषित करता है, अवशोषित होने के बाद वहां आयन बन जाते हैं, इसके कारण वहां धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अगर उसको नमक को पिघला दिया जाए, गर्म करके पिघला दिया जाए, तो उसके लैटिस टूट जाएंगे, उसके आयन मुक्त हो जाएंगे और वहां धारा का प्रवाह होगा। ठीक है माय डियर्स, अब जब चालक की बात आपके सामने आ गई, तो चालक क्या करता है? धारा को प्रवाहित करता है, उसमें धारा प्रवाहित होती है, धारा को प्रवाहित होने के लिए वो रास्ता उत्पन्न करता है। तो हम सभी लोग किसी भी चालक के चालकता की बात करते हैं, चालकत्व की बात करते हैं, प्रतिरोध की बात करते हैं, प्रतिरोधकता की बात करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम सभी लोग चालक की चालकता क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है। एक होता है कंडक्टेंस, एक होता है कंडक्टिविटी, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो पहले हम आपको किसी चालक की चालकता की बात बताएंगे। ठीक है, चालकता क्या होती है। तो आइए कंडक्टेंस की बात हम लोग करते हैं। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, चालकता, चालकता, चालकता क्या होती है। ठीक है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन या ऐसे कहो तो विद्युत धारा के प्रवाह के सहजता को आसान क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के सहजता को चालक की चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। इसे सी या कैपिटल जी द्वारा व्यक्त करते हैं, यह चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, अर्थात प्रतिरोध अधिक होगा तो चालक की चालकता जो होती है क्या होगी, कम होगी। तो G बराबर 1/R, G बराबर 1/R। ठीक, R चालक का प्रतिरोध है, यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट, बाधा, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, वो सिस्टमेटिक टॉपिक आपका है, इसको जोड़ते चलिए आप। अब चूंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये ओम वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया, ओम होता है, इसलिए G बराबर 1/R
ओम या जी बराबर ओम इनवर्स, ओम इनवर्स या मोहो या जी बराबर साइमेन, साइमेन एस, ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। साइमेन बराबर क्या होता है? ओम इनवर्स के बराबर होता है, ओम इनवर्स के बराबर आपका ये साइमन, इसको हम लोग कैपिटल एस द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब ये जब आप चालक के प्रतिरोध की बात आपने कर लिया, तो इसी प्रतिरोध को, ध्यान समझिएगा इसको, इसी प्रतिरोध को हम विशिष्ट बना दें। विशिष्ट का मतलब क्या हुआ? चालक के लंबाई को फिक्स कर दें, चालक के क्षेत्रफल को फिक्स कर दें, तो उस दौरान जो चालक, ध्यान रखना, लंबाई फिक्स कर दिया, क्षेत्रफल फिक्स कर दिया, तो आयतन फिक्स हो गया। आयतन क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो अब आप जब हर चीज स्पेसिफिक विशिष्ट कर दिया, तो चालकता भी क्या होगा? विशिष्ट हो जाएगा। प्रतिरोध भी क्या होगा? विशिष्ट हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, क्योंकि आपने परिस्थितियां लागू कर दी, शर्तें लगा दिया। चालक की लंबाई, चालक की चौड़ाई, चालक की ऊंचाई, ये सब आपने लगा दिया। ठीक है, इसका मतलब चालक का आयतन आपने क्या कर दिया? निश्चित कर दिया, आयतन फिक्स कर दिया। तो इसका मतलब हम सभी लोग जो अगली कड़ी में चलने वाले हैं, जो प्रतिरोध की बात किया, पहले हम सभी लोग उस प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध में बदलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध में उसे बदलने का हम प्रयास करते हैं। तो आइए यहां पर हम लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसे रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, प्रतिरोधकता भी कहते हैं इसे, और रेजिस्टिविटी अक्सर यही बोला जाएगा, प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी बोली जाएगी। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला, इसको आप इमेज में लाइएगा, इसका पिक्चर बनाइएगा, 3D स्पेस में ये अच्छी चीजें फील होनी चाहिए। हमने क्या बोला? लंबाई निश्चित कर दो, क्षेत्रफल निश्चित कर दो। तो अब जब क्षेत्रफल निश्चित कर दिया, लंबाई निश्चित कर दिया, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वही क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। इसको प्राप्त कैसे करेंगे? आइए, फिजिकली समझ गए होंगे शायद, हम उम्मीद करते हैं कि इसका फिजिकल मीनिंग समझ गए। ये आपने लंबाई क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, चालक की लंबाई आपने स्थिर कर दिया, निश्चित कर दिया, और इसका क्षेत्रफल भी क्या कर दिया? आपने निश्चित कर दिया। ठीक, तो अब जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, धारा में जो भी बाधा उत्पन्न होगी, वह विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा, अर्थात वो प्रतिरोधकता कहलाएगा, अर्थात वो रेजिस्टिविटी कहलाएगी। तो अब यहां पर किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई के, चालक के लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, तथा चालक के क्षेत्रफल, चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? चालक की लंबाई बढ़ाएंगे आप, तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा,
लेकिन उसका क्षेत्रफल बढ़ाएंगे आप तो प्रतिरोध घटेगा, अर्थात धारा का प्रवाह बढ़ेगा। लंबाई बढ़ाने से धारा के प्रवाह में कमी आती है, क्षेत्रफल बढ़ाने से धारा के प्रवाह में वृद्धि होती है। इसका मतलब अगर हम इस शब्द को गणितीय रूप से लिखने का प्रयास करें तो लिख सकते हैं क्या, R प्रोपोर्शनल टू L, L अपॉन A, या स्मॉल a भी हम प्रयोग करते हैं। स्मॉल l स्मॉल a चलो हम लेकर चलते हैं, स्मॉल l और स्मॉल a का कौन से लेकर चलते हैं, या R बराबर एक स्थिरांक प्रयोग करते हैं रो, और ये होता L अपॉन A, L अपॉन A। ठीक है, अब जरा देखो यहां पर रो क्या है, स्थिरांक है, स्थिरांक है, ठीक, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, अर्थात ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है। अब उसके बाद यहां पर L क्या है, चालक की लंबाई है। A क्या है, चालक का क्षेत्रफल है, चालक का क्षेत्रफल। ठीक, सामने कहानी ओपन है। अब आप यहां पर अगर कहा जाए L बराबर 1 मीटर और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर भी ले सकते हो आप, ये आपके हम एसआई में ले रहे हैं चूंकि। तो अब आप क्या कहोगे, अगर L बराबर 1 मीटर और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो क्या R बराबर रो होगा कि नहीं हो, यही मैं आपको सैद्धांतिक तौर पर समझाने का प्रयास किया था। इसका मतलब 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यहां लिख सकते हो अतः 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये हो गया इसका परिभाषा। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, आपने क्या लिया, आपने लिया, यहां ध्यान दें, R बराबर क्या लिया, रो, L अपान A लिया, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू A अपान L। ठीक, अब आप जरा देखिए यहां पर रो बराबर R का मात्रक ओम, A का मात्रक मीटर स्क्वायर, L का मात्रक मीटर, हमारे पास रो बराबर ओम मीटर या रो बराबर ओम सेंटीमीटर, दो मात्रक इसके पास है, दो मात्रक आपने यहां पर व्यक्त किया हुआ है। ठीक है, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टिविटी का मात्रक क्या मिला, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर।
जब आप बातों को विशिष्ट कर दिया, चालक को विशिष्ट बना दिया, तो उसकी जो चालकता होती है तो क्या कहलाएगी? विशिष्ट चालकता कहलाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा, उसे कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं। हमारा टॉपिक क्या हो गया? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। अब ये आपका, ये भी स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या इसे क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। यानी अब आप ये कह सकते हो कि इकाई आयतन वाले चालक, इकाई आयतन वाले चालक, क्योंकि आपको क्षेत्रफल पता है, आपको लंबाई पता हो गया, तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई अगर कर दिया तो क्या हो गया आपका? वो का आयतन हो गया। ठीक है ना? तो एकांक आयतन वाले चालक की चालकता को, एकांक आयतन वाले चालक की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अभी तक माय डियर्स, जो बात हम ये आपको परिभाषा ये बता रहे हैं, ये हम धात्विक चालक की बात आपसे कर रहे हैं, धात्विक चालक की बात हो रही है। ठीक है? तो धात्विक चालक अगर आपके पास है तो ध्यान रखना, एकांक आयतन वाले धात्विक चालक, यानी एक क्यूब बना लीजिए, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, 1 सेंटीमीटर लंबाई आप ले लीजिए, तो वो आपका कहलाएगा क्या? विशिष्ट चालकता कहलाएगा वो। तो आइए यहां पर इसको कल्पना करने के लिए, इसको दिमाग में लाने के लिए आप इसका प्रयोग करिए, इस मॉडल का प्रयोग करिए आप। इस मॉडल के बारे में आप जान सकते हो। ये मॉडल बना लिया मैंने, एक हमने क्या बना लिया? क्यूब बना लिया। ठीक, ध्यान देना। अब यहां पर और यही बातें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, या ये आप ले लीजिए, कोई भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये 1 मीटर मान लिया, 1 मीटर, ये भी क्या होगा? 1 मीटर होगा। ठीक, और ये भी क्या होगा? 1 मीटर होगा। और यहां ये हम लोगों ने क्या बना दिया? इलेक्ट्रोड बना दिया। ठीक है ना? ये क्यूब बन गया। ये क्यूब की लंबाई, क्यूब की चौड़ाई, क्यूब की ऊंचाई, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो क्या हो गया? आयतन कितना हो गया? क्यूब का आयतन कितना हो गया? 1 घन मीटर। ठीक, तो इसको बोले एकांक आयतन। यही आप सेंटीमीटर कर दीजिए, 1 घन सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। ये हमने कर दिया पॉजिटिव, ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव। तो अब आप ये एक घन बन गया तो घन मीटर है। तो 1 घन मीटर आयतन वाले धात्विक चालक की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी 1 घन मीटर आयतन वाले धात्विक चालक के चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट चालकता कहते हैं। घन मीटर के जगह पर या घन सेंटीमीटर प्रयोग कर दीजिए, या फिर ऐसे लिख दीजिए, एकांक मतलब यूनिट, आयतन वाले
धात्विक चालक, चालक के चालकता को, चालक के चालकता को विशिष्ट, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे, इसे कप्पा, इसे कप्पा, कप्पा द्वारा व्यक्त किया जाता है, कप्पा द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक, ये तो हो गया भौतिक सिद्धांतों के आधार पर, यानी कि आपके फिजिकल मीनिंग इसका निकाला आपने, आयतन कितना बना लिया, एक एकांक आयतन बना लिया, और उसमें जो चालकता होती है धात्विक चालकता, वो धात्विक चालक के लिए चालकता जो होती है उसे हम विशिष्ट चालकता नाम दिए। अब दूसरे तरीके से, दूसरे तरीके से लिखेंगे विशिष्ट, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को विशिष्ट, विशिष्ट चालकता कहते हैं। अर्थात कप्पा बराबर 1/ρ, कप्पा बराबर 1/ρ, ये गणितीय परिभाषा हो गई। चूंकि रो बराबर क्या होता है, R × A/L होता है, इसलिए कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, 1/R × A/L। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, कप्पा बराबर L/R × A, यानी आप लिख सकते हो कप्पा बराबर, अगर इसको मीटर में लिया जाए, अपान, ये हमारा ओम हो गया, और इधर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, एक पावर एक कैंसिल हुआ, तो कप्पा बराबर क्या हो गया, 1/ओम मीटर हो गया। ठीक, इसको आप लिख सकते हो, ये हो गया ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स हो गया, और ओम इनवर्स का मतलब क्या हो गया, साइमन हो गया, और आपका ये मीटर इनवर्स हो गया, या कप्पा बराबर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसका यानी कप्पा का ये मात्रक हो गया। ठीक है, कप्पा का ये मात्रक हो गया। बच्चों ध्यान देना कि अगर धात्विक चालक है तो उसका विशिष्ट चालक एक घन बनाने के लिए है, एक घन आपने बना लिया और उसकी जो चालकता होगी वही उसकी विशिष्ट चालकता हो गई। लेकिन अगर विद्युत अपघटनी चालक है तब आप क्या कहोगे, एक घन सेंटीमीटर, एक घन आयतन, या ऐसे कह दो एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। लेकिन ये कब होगा, जब दो इलेक्ट्रोड एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो और उनका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो विद्युत अपघट्य की चालकता को विशिष्ट चालकता कहेंगे। यानी हम सभी लोग धात्विक चालक की बात किए और अब हम विद्युत अपघटनी चालक के विशिष्ट चालकता की बात करेंगे। विद्युत अपघटनी चालक की विशिष्ट चालकता, तो यहां पर विद्युत अपघटनी चालक की विशिष्ट चालकता। अब ये यानी कहने का मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं स्पेसिफिक
कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब आप देखो मैंने क्या बोला, जब दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी क्या हो, 1 मीटर हो, और इलेक्ट्रोड का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो क्या हो गया, 1 घन मीटर हो गया। तो 1 घन मीटर आयतन में उपस्थित आयनों के चालकताओं को या आयनों के चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं एक या एकांक आयतन, एकांक आयतन, एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की चालकता, आयनों की चालकता को विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी चालक की विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता कहते हैं। परंतु शर्त क्या है, परंतु दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, बीच की दूरी 1 मीटर तथा उनका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, वो कहलाएगा उसका, सब कुछ वही है आयतन। अब वहां क्या था, इलेक्ट्रॉन के कारण था, यहां पर क्या होगा, वो आयनों के कारण होगा। इसका मतलब वो साफ साफ हो गया। विद्युत अपघटनी चालक की विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर घटती है, क्योंकि एकांक आयतन में आयनों की संख्या में कमी होती है। यानी इसका मतलब हो गया, विद्युत अपघटनी चालक यदि आपके पास है और उसकी विशिष्ट चालकता को दिमाग में रखनी है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि एक एकांक आयतन में आयनों की संख्या घटेगी तो चालकता भी क्या होगी, वो घटेगी। इस तरीके से अगर आपका धात्विक चालक है तो वो तो स्थिर रहेगा, लेकिन अगर वो विद्युत अपघटनी चालक है तो तनुता बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, सांद्रता घटाना, मतलब विलयन में विलायक को हम मिलाते जाएं, विलयन को तनु करते जाएं, तो आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो एक घन, हमें तो एक घन ही चाहिए, एक घन में आयनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आयनों की संख्या कम होगी तो विशिष्ट चालकता का मान भी क्या होगा, वो कम होगा। ये मैंने विभिन्न प्रकार के चालकता के बारे में, चालक के बारे में आपको परिचय कराया। ठीक है,
इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे फिर जो लेक्चर होगा उसमें आगे की बात हम लोग करेंगे, विभिन्न प्रकार के और चालकताओं के बारे में बात किया जाएगा अगले लेक्चर में। धन्यवाद।